नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार थालोड है और मैं खूड सीकर का रहने वाला हूँ और मेरे नीट में स्कोर 690 है। और मैं आप पहले सबसे पहले मैं गुरु कृपा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। तो मैं 10th तक एक नॉर्मल सी स्कूल में पढ़ाई की है और मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मेरी 10th तक कोई जर्नी खास नहीं रही है और मैंने कोई एनटीएससी केवीपीआई की एग्ज़ाम भी कोई पास नहीं की है, मैंने दी भी नहीं है। मुझे पता भी नहीं था क्या ये केवीपीआई क्या नीट, कोई मुझे किसी भी कोई एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता था। लेकिन जैसे ही बात 10th की रिज़ल्ट आने के बाद में मुझे घर वालों का प्लान था कि इसको जीसीआई में एडमिशन कराया जाए। तो एडमिशन जीसीआई में हुआ तो मैंने क्लास स्टार्ट की और क्लास लेना चालू की। तो उसके बाद जब 2019 में मैंने क्लास ली तो मैं सबसे पहले मेरे बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आई कि मुझे कैसे पढ़ना, क्या होता है ये नीट, कितने मार्क्स आने चाहिए सिलेक्शन के लिए, कितने मार्क्स का होता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था और पढ़ने का भी कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या पढ़ें कि इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो बाद में जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती गई मेरी कठिनाइयाँ बढ़ती गई, मुझे क्लास का कई टॉपिक मुझे ऐसे बहुत हार्ड लगने लगा और लगता था ये नीट तो बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा। एक बार तो मैंने वापस ऐसे सोच लिया था कि हम 11th 12th एक वापस स्कूल से करें। तो बाद में एक बार बाद में मैंने देखा एक माइनर और देखें तो उस माइनर मैंने अगला माइनर दिया तो मेरे पहले माइनर से 10-15 मार्क्स ज़्यादा आ गए। तो मैं देखा इस प्रकार मेरे 10-15 मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो मैं भी क्या पता सिलेक्शन हो जाए। और मेरे पहले ऐसे इतने मार्क्स बहुत बिलो मार्क्स आते थे, 300, 350, 400 इतने मार्क्स आते थे। तो मुझे लगता था कि क्या पता औरों के बच्चों के तो 600 650 मार्क्स आते हैं तो सिलेक्शन तो उनका ही होगा, हम तो ऐसे ही हैं, हमारा क्या सिलेक्शन है। तो बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा तो मुझे एक दो माइनर और दिए तो 10-15 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ। मैं बता रहा था आपको 10-15 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ। तो इंप्रूवमेंट होने के थोड़ा सा ऐसा लगता था क्या पता हो ही जाए, क्या पहुंच जाए। फिर भी एक बार वापस लगता इतना दूर कैसे पहुंच सकते हैं, मार्क्स तो बहुत कम है, हो हमारा तो नहीं होगा। वो तो ज़्यादा आईक्यू वाले स्टूडेंट्स का होता है, हम तो एक एवरेज स्टूडेंट है, हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आता। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नीट में फिजिक्स में दिक्कत रहती है लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था हमको तो बायो भी नहीं समझ में आती। तो जैसे बायो मेरे ज़्यादा स्कोर नहीं रहता था शुरू में। मॉर्फोलॉजी जैसे हमारे सबसे पहले पढ़ाते थे जीसीआई में वो टॉपिक मुझे ऐसे बहुत ऐसे इरिटेटिंग सा लगता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पता मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे मार्क्स माइनर माइनर लगता तो इतने 170 180 मार्क्स आते। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो कठिनाइयाँ भी बढ़ती गई। तो कठिनाइयों के साथ ऐसे लगता था क्या मॉड्यूल सोल्व कैसे करें, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी नहीं होते थे, मार्क्स भी बहुत कम आ रहे थे, ऐसे लगता रैंक भी बहुत हाई आ रही थी। तो जैसे आगे एक बार मोटिवेशन सेमिनार हुआ कुल्लरी सर का, जिन्होंने एक हमें ऐसे बताया कि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे आप मेहनत से भी निकाल सकते हो, इसमें आईक्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी इसको क्रैक कर सकता है। तो मुझे ऐसे लगा कि हम भी क्या पता कर ही लें, लगातार कंटिन्यूस मेहनत करें, कंटिन्यूस एफर्ट करें। तो बाद में ऐसे एक बार वापस एनर्जेटिक हो गया और लगा स्टडीज़ पे। तो स्टडीज़ में जैसे मैंने बाद में एक मेरे माइंड में बात आई कि मान लो अभी किसी टॉपर के 90% उसका टॉपिक क्लियर है, उसको 90% वो टॉपिक आता है, लेकिन हमें तो वह 40 या 50% ही टॉपिक आता है। जब नेक्स्ट आरटीएस रिवीजन टेस्ट होगा तो हमें वह उस टॉपिक को इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी मदद मिलेगी, हमें हमारा टॉपिक वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा उस टॉपर के कंपैरिजन। क्यों, उसको तो पहले से सब कुछ आता था उस टॉपिक में, हमें तो उस टॉपिक में बहुत कम आता है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट माइनर देंगे, नेक्स्ट आरटीएस वगैरह गोट्स देंगे, रिवीजन टेस्ट देंगे, तो हमें 10-15% वो टॉपिक और सीखने को मिलेगा, दोबारा पढ़ेंगे तो और हमारा अच्छा हो जाएगा वो टॉपिक। ऐसे करते करते हमें एक टाइम आएगा जब कंटिन्यूस एफर्ट करेंगे तो उस टॉपर के बराबर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में लगा हाँ कर तो सकते हैं, हम भी टॉपर के बराबर पहुंच सकते हैं। और मैं टॉपर से पूछता यार भाई बता कैसे पढूं, मेरा तो स्कोर भी काफ़ी बिलो है, रैंक भी नहीं आ रही। टीचर से पूछता सर मैं क्या पढूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, बस अच्छी रैंक नहीं आए तो मुझे नहीं चाहिए अच्छी रैंक, मेरा बस सिलेक्शन हो जाए। तो मैं सर से पूछा तो सर ने बताया तुझे जो क्लासरूम नोट्स लिखाए जाए वह तू सबसे पहले घर जाने के बाद में वह पढ़, उसके बाद जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन निकाल,
और जो क्वेश्चन तुझसे नहीं हो रहे या तुझसे मॉड्यूल मान ले 10 में से 5 ही हुए, तू डाउट पे पूछ, उनको डाउट मत रख तेरे मन में, तू डाउट क्लास में हाथ ऊंचा खड़ा करके पूछ उस डाउट को। तेरे पे क्लास चाहिए हंसे, क्लास कुछ भी कहे तुझे, पर तुझे वो डाउट अपने आप क्लियर करनी है, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तू जीसीआई में एडमिशन लिया है तो नीट में तुझे नंबर लाने, तो वो तू डाउट पूछ तो सही। तो बात मैंने जैसे ही वो डाउट पूछे तो मेरे वो टॉपिक एक बार और क्लियर हुआ, वो एक बार थोड़ी और बढ़िया कंसेप्ट बने, तो कंसेप्ट बने तो बाद में वो धीरे धीरे मेरे से क्वेश्चन भी होने लगे और मेरे थोड़ा ऐसी रुचि सी रहने लगी इस टॉपिक में। मॉड्यूल सोल्व करें, चलो क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन निकालने में थोड़ा सा आनंद आने लगा। और क्वेश्चन निकालने का तरीका पहले मुझे पता नहीं था कैसे निकालते। मैं एक क्वेश्चन निकाला, उसका पीछे आंसर देख लिया, और आंसर देख के वापस मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो आंसर देख के उस आंसर से मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कर देता था। तो वह तरीका मेरा बिल्कुल गलत था। बाद में मुझे किसी ने बताया कि क्वेश्चन ऐसे नहीं निकाले जाते। क्वेश्चन एक पेज रफ नोटबुक ली, उसमें से नंबरिंग की, मान लो आपको 20 क्वेश्चन निकालने, तो नंबरिंग से एक में फोर्थ ऑप्शन है, दो में थर्ड ऑप्शन है, ऐसे करके क्वेश्चन निकालने होते। बाद में मुझे ये सही तरीका पता चला कि ये तरीका बेस्ट है, कि इसमें हमको पहले आंसर नहीं पता चलता, ये भी पता चलता भाई 20 में से कितने सही हो रहे हैं, कौन से लेवल पे हमारा ये टॉपिक तैयार हो गया, ये हमें सब कुछ इससे ही पता चलता है। वो तरीका मेरा पिछले वाला गलत था। और जैसे जैसे माइनर आगे बढ़ते गए मेरा स्कोर भी बढ़ता गया, 15-20 मार्क्स करके एकदम से स्टेप बाय स्टेप चला मैं। और बाद में सर सेमिनार में ऐसे भी बोलते थे कि आप सिर्फ इस माइनर पे ध्यान रखो, इस 14 डेज के लिए वर्क करो, आपको नीट के बारे में नहीं सोचना है कि नीट कैसे आपको क्रैक करनी है, आपको बस इस माइनर के बारे में सोचो। 14 डेज के आप इस 14 डेज लगातार वर्क करो। आप कभी ऐसे मत सोचो कि नीट में कितना बड़ा सिलेबस आएगा, क्या मुझे वो याद रहेगा नहीं रहेगा। तो आप इस 14 डेज पढ़ो लगातार, और 14 डेज पढ़ोगे ना आपका माइनर अच्छा जाएगा। ये सारे 14 डेज मिल मिल के एक स्टेप आपका इतना बड़ा बन जाएगा, आपका नॉलेज, कि आपको नीट में अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको नीट आराम से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो बाद में 11th मेरे लास्ट में आते आते मार्क्स 400 से 550 जाने लगे, ऐसे बढ़ते गए। तो मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हमने 150 मार्क्स तो इंक्रीज कर लिए, 101 नंबर और इंक्रीज करते ही हमारा सिलेक्शन की रेंज में तो आ जाएंगे। और बाद में जैसे ही 12th स्टार्ट हुई, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में सारा सिस्टम ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो मैंने ऑनलाइन ये ठान ली कि इस समय हमारे पास मौका है कि हम मेहनत करके अपने आप को दिखा सकते हैं। तो उस समय मैंने ये ठान लिया कि हमें रोजाना पढ़ना है, रोजाना कार्य करना है, डेली पढ़ना है। ऐसे नहीं भाई आज का कार्य कल करेंगे, ये मैं घर पे भी नहीं करा कि लॉकडाउन लग गया तो सब घर पे चले गए, घर पे तैयारी की। तो ये मैं रोजाना पढ़ता था और मेरे टॉपिक एकदम क्लियर होते गए। और लॉकडाउन के कारण हमारे टेस्ट भी बढ़ा दिए थे, कुछ रिवीजन टेस्ट एक्स्ट्रा लगा दिए। उस समय मुझे 11th के टॉपिक जो शुरू में वीक रह गए थे उससे इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिला। और घर पे पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता था, वह भी ऐसे बोलते थे पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये काम में आएगा तुझे, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वह मुझे ऐसे एक पॉजिटिव एनर्जी सी रहती थी। और जब मार्क्स थोड़े से कम आते तो पेरेंट्स बोल देते थे कि मार्क्स अब क्यों आते हो कम आए, तूने पढ़ाई नहीं की। तो मैं उसको पॉजिटिव एनर्जी की तरह लेता था कि हाँ चलो, हम पेरेंट्स नहीं बोलते तो हम पढ़ते कैसे, आगे कैसे बढ़ पाते। तो मैं उसे एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह लेता। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मेरे मार्क्स भी बढ़ते गए, और मैं बाद डीटीएस में और मेरे को टॉपिक इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिला है। 11th के टॉपिक बहुत शानदार हो गए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप रेगुलर एफर्ट करोगे ना, आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको कोई नहीं रोकने वाला। आप भले बिलो आईक्यू हो, कम आईक्यू वाले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट एग्जाम ऐसी है जिसे आईक्यू का कोई मैटर नहीं करता। ये कोई आईआईटी की एग्जाम नहीं है जो आपको आईक्यू, आपका दिमाग मैटर करे। अभी मैंने वो एग्जाम्पल देखे, आपको कितना बढ़िया समझाया कि वो आप कर सकते हो, बिलो एवरेज वाला भी कर सकता है। तो उससे कभी डरना नहीं कि एक एवरेज स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकता। मैं एक शुरू से बोल रहा था एवरेज स्टूडेंट ही हूँ और मैंने किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप ही करिए। अब मैं आपका एक ही सवाल उठ रहा होगा कि आपके 450 मार्क्स आते थे तो आप उसे इंक्रीज करके 690 तक 700 तक कैसे ले गए टेस्टों में। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, जो आपको बुढ़ानिया सर के द्वारा शेड्यूल दिया जाए उसको अच्छे से फॉलो करो। उस शेड्यूल के बारे में ये मत सोचो कि इसमें टॉपिक ज़्यादा दे दिए, हमसे याद नहीं होंगे, इतने हम कैसे कर पाएंगे।
अब बुढ़ानिया सर जो शेड्यूल देते हैं वो सोच समझ के देते हैं, आपसे होने वाले टॉपिक ही देते हैं, आपसे जो जितने हो सकते हैं वही टॉपिक देते हैं। भाई इतने कर सकते हैं, इतना समय है तो समय और टॉपिक को देख के देते हैं, आपसे वो उतने समय में आराम से हो सकते हैं। ये भी नहीं उससे आपको ज़्यादा प्रेशर लेना है उस शेड्यूल का, वो आप रिलैक्स मूड में उस शेड्यूल को आराम से कंप्लीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ज़्यादातर बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि मुझे टाइम पे ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता। वो टाइम पे कोर्स कंप्लीट वही बच्चा बोलता है जो वो 14 डेज माइनर के पहले कंटिन्यूस नहीं पढ़ता। वो या तो लास्ट 2 दिन पढ़ता है, या लास्ट 5 दिन पढ़ता है, या लास्ट वीक पढ़ता है, फर्स्ट वीक अच्छे से नहीं करता। जो बच्चा फर्स्ट वीक से अच्छे से कर लेता है, फर्स्ट वीक से बढ़िया से क्लास का वर्क क्लास के बाद कंप्लीट करता है, मॉड्यूल सोल्व करता है, मॉड्यूल को कल पे नहीं ले जाता, वह बच्चा ये कभी नहीं बोलता कि मेरे ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे ये समस्या आ रही है, ये मेरा टॉपिक वीक रह गया। पहले तो ये आप मत कीजिए, आप डेली का डेली पढ़िए और मॉड्यूल रेगुलर सोल्व कीजिए। और ज़्यादातर सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, किसी को बॉटनी में एग्जाम्पल्स याद नहीं होते, मुझे भी नहीं होते थे और एक बार में आपको भी नहीं होंगे। उसके लिए चाहिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे उस टॉपिक का तो आपका अपने आप वो एग्जाम्पल्स सब कुछ याद हो जाएगा। और जैसे आप एनिमल टेक्सोनॉमी में ये दिक्कत भी आती है, डाइवर्सिटी में आती है, मॉर्फोलॉजी में आती है, ये मेरे भी आई थी। इनऑर्गेनिक में आपको पेपर देने के बाद में ऐसे लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये मुझे याद भी नहीं है। तो ये आपको इसी कारण लगता है, अभी वो टॉपिक ही ऐसा है, वो हमको भी लगा था सबको और वो आपको भी लगेगा, क्योंकि वो टॉपिक रटने वाला है, उसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है ब्लॉक केमिस्ट्री में। तो आप उसे अच्छे से बार बार रिवीजन करो, जो बुढ़ानिया सर शेड्यूल दे आपको उसे अच्छे से फॉलो करो। और कभी भी ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप अभी बढ़िया तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा, ये मुझसे लिखवा के ले लो। और मैं एक अपनी वाणी शायरी के माध्यम से विराम देना चाहता हूँ। तो ये शायरी आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये माना दिल जिसे ढूंढे बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये माना दिल जिसे ढूंढे बड़ी मुश्किल से मिलता है, मगर जो ठोकरे खाए वही मंजिल से मिलता है। इससे ये तात्पर्य है कि जो दिल जो ढूंढे वो मुश्किल से मिलता है, लेकिन जो बार बार कठिनाइयाँ हमारे सामने आई उसको हम फेस कर रहे हैं, उसको सोल्व कर रहे हैं, उसको हम सोल्व कर रहे हैं, टीचर से डाउट पूछ रहे हैं, इसको आप पॉजिटिव वे में ले रहे हो, आप पेरेंट्स की डाउट पॉजिटिव वे में ले रहे हो, तो ये आपके सिलेक्शन को आगे की ओर ले जाएगा और अच्छी रैंक की तरफ ले जाएगा। ठोकरे का मतलब ये आपके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आई, क्या क्या आपने 2 साल में, वो मेरी 2 साल में मैंने क्या क्या कठिनाई आई, मेरे सामने बहुत सारी कठिनाई आई, मैं आपके साथ पूरी शेयर शेयर कर चुका हूँ। तो आप उसी प्रकार वो कठिनाइयाँ वो मिस्टेक्स आप मत कीजिए प्लीज़, आपकी और ही मेरे से भी अच्छी रैंक आ सकती है। थैंक यू। और आप मेरे जूनियर बन के आइए।